हेलो दोस्तों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है घर पे ठीक से होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th के उर्दू चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कटी हुई साख और उसकी मुसन्निफ है कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं चैप्टर में क्या है और कमर जहां के बारे में क्या दिया हुआ है। चैप्टर यानी कटी हुई साख में क्या कहानी बताया गया है, चलिए देखते हैं। चैप्टर को हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, पहले कमर जहां के बारे में पढ़ते हैं। मुसन्निफ के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर मुसन्निफ के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर कमर जहां, ये जो है कटी हुई साख, ये भी पूछ सकता है कि आपके निशान में कटी हुई साख क्या है, अफसाना है, नाविल है, गजल है कि क्या है। तो कटी हुई साख जो है वो अफसाना है ना, अफसाना है। तो आप लोग अफसाना में टिक करके आइएगा अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए तो। चलिए, डॉक्टर कमर जहां जो कटी हुई साख की मुसन्निफ है यानी राइटर है। कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 से 52 ईस्वी को समस्तीपुर जिला के मरदूम खैज गांव के बुजुर्ग द्वार में हुई। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि 1951 भी दिया हुआ है, 1952 भी दिया हुआ है, तो किस में मारे किस में टिक करे। तो ज्यादातर आप लोगों को ऑप्शन में 1951 दिया रहेगा, दोनों साथ तो नहीं देगा, एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं देगा, या तो 1951 ईस्वी देगा या 1952 ईस्वी देगा। ठीक है, ज्यादातर 1951 ईस्वी देता है। तो कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में कहा, समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर जिला के खैज गांव के बुजुर्ग द्वार में हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। ठीक है, उसके वालिद का अगर नाम पूछे तो अताउल हक उनके वालिद का नाम था। उनका खानदान, उनका जो खानदान था इल्म अदब से दिलचस्पी रखता था। ठीक है, उनका खानदान में इल्म अदब यानी इल्म अदब से ज्यादा दिलचस्पी रखते थे उनके खानदान वाले। चुनांचा इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां जो थी इब्तिदाई तालीम अपने घर से यानी अपने गांव से हासिल की, और उसके बाद कमर जहां पटना आ गई। कमर जहां अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद, पढ़ने के बाद कहाँ आ गई, पटना आ गई, और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD की डिग्री हासिल की। ठीक है, पटना आने के बाद वो क्या की, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। यानी उनका जो ऑनर्स पेपर था वो उर्दू था, उर्दू से उन्होंने MA और PhD की डिग्री हासिल की। उर्दू अदब से दिलचस्पी, फितरी दिलचस्पी होने की वजह से उनको भी, कमर जहां जो थी उनको भी उर्दू अदब से यानी उर्दू से काफी दिलचस्पी थी, वो बहुत इंटरेस्टेड थी उर्दू पढ़ने में। इसलिए 1966 ईस्वी यानी तालिब इल्मी के जमाने से ही अफसाना लिखना शुरू किया। जब वो पढ़ ही रही थी, जब वो तालीम हासिल कर ही रही थी, तभी 1966 ईस्वी से उन्होंने अफसाना कहानी, अफसाना किसको बोलते हैं, कहानी को, तो वो लिखना शुरू की। ठीक है, कमर जहां जो है फीमेल है, मेल, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कमर जहां फीमेल थी। ठीक है, एक औरत थी, एक औरत भी इतना नाम कमा सकती है अगर चाहे तो, और जो इंसान मेहनत करेगा उसको कामयाबी मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अभी के दौर में तो देख ही रहे हैं, 2027 चल रहा है, इसमें औरत लड़की सब कितना नाम कमा रही है, सब कुछ पढ़ लिख रही है और बहुत सारा डिग्री हासिल कर रही है, कलेक्टर, डॉक्टर और पुलिस वगैरह सब कुछ बन रही है। तो अगर चाहे तो लड़की की मेहनत करके कुछ भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल में कमर जहां को देख लीजिए, जब ये पढ़ ही रही थी तो 1966 ईस्वी से लिखना शुरू किया, अफसाना लिखना शुरू किया, कहानी लिखना शुरू की। इनका पहला अफसाना जो ये लिखी थी जुनून वफा, क्या नाम है, जुनून वफा। अगर पूछेगा कि कमर जहां का पहला अफसाना क्या है, कौन है, तो जुनून वफा, जो सुबह जो पटना से 1966 ईस्वी को सुबह 9 माहनामा से इशाअत पजीर हुई। ठीक है, 1966 ईस्वी में पटना से सुबह 9 इशाअत पजीर हुई। अब
ये सुबह 9 माहनामा जो है ये मंथली मैगजीन था, ठीक है, जहां से जुनून वफा को प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर की सूबाई उर्दू से तदरीसी करियर का आगाज करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर सूबाई उर्दू तक के ओहदे को संभाला। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के सूबाई उर्दू से तदरीसी करियर, यानी शुरू का जो करियर था वो सुंदरवती महिला कॉलेज में टीचिंग सर्विस का ये करियर, मतलब अपन टीचर बने, ठीक है, शुरू में। और फिर ये तरक्की करके, फिर ये आगे बढ़ के तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर सूबाए उर्दू तक के ओहदे को संभाला, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तक के, उर्दू में प्रेसिडेंट के ओहदे तक को ये संभाली थी। और ये काफी मेहनती थी, काफी पढ़ने में तेज थी, इसलिए ये सुंदरवती महिला कॉलेज में पहले अपनी टीचिंग सर्विस का काम शुरू की और आगे तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर सूबाई उर्दू तक के ओहदे को ये संभाली थी। ठीक है, इनके अफसानवी मजमुआ, अफसाना बोलते हैं कहानी को और मजमुआ बोलते हैं जो लिखी है अफसानवी मजमुआ, इनका है चारागर, 1983 ईस्वी को असास पजीर हुआ, शाया हुआ। दूसरा है अजनबी चेहरे, यह 1991 ईस्वी में शाया हुआ, प्रकाशित हुआ। तीसरा है यादनगर जेर एशात, यानी ये अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, इसका मीन ये जेर एशात था, अभी तक तो लगभग प्रकाशित हो गया होगा। चलिए, इनका कलमी सफर अभी जारी है, ये आप लोगों के बुक में दिया गया है कि इनका कलमी सफर अभी जारी है। चलिए, इनके तनकीदी तसानीफ, तनकीदी तसानीफ किसको बोलते हैं, तो इस तनकीदी तसानीफ में आलोचना की जाती है। ऐसा नहीं है कि इंसान, मतलब जो वो लिख रही है या अपने कहानी अफसाना में सिर्फ बुराई को बताइए, नहीं, वो अच्छाई, कमी और अच्छाई दोनों को बयान कर दी, अपनी राय में पेश करती है, उसी को तनकीदी तसानीफ बोलते हैं। ये लिखी है अख्तर सेहरानी की, जिनकी रोमानी शायरी में याद कलाम अब्दुल्ला हाफिज मक्की पूरी के बारे में लिखी है, ये कमर जहां। ठीक है, आप लोग का पूरा डॉट कितने क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कहानी की तरफ। आप लोग इसको अच्छे से अगर याद कर लीजिएगा तो समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद करिए। और अगर आप लोगों को इसमें कुछ दिख नहीं रहा हो तो यूट्यूब में बहुत सारा क्वालिटी है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, जूम करके अपना अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कहानी की तरफ देखते हैं कि कटी हुई साख में जो कहानी है वो क्या है। ठीक है, तो कटी हुई साख नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई साख अपने पेड़ से अलग हो जाता है तो वो टूटकर गिर जाता है ना, और वो दोबारा उसमें नहीं जुड़ सकता। उसी तरह इंसान का रिश्ता होता है। ठीक है, जब वो अपने रिश्तेदारों से, अपनी माँ से, अपनी बाप से, भाई बहन सबसे दूर हो जाता है बहुत, तो वो दोबारा उसको वो रिश्ता बनाने में बहुत टाइम लगता है और शायद बनता भी नहीं है। तो यहाँ पे कटी हुई साख का जो मिसाल बयान किया गया रिश्ते से, जब कोई इंसान अपने घर वालों से दूर हो जाता है तो उसका रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है, उसमें दूरियां बढ़ जाती है। इसी तरह की कहानी है आप लोगों को बुक में कटी हुई साख कि कोई इंसान है, उसका नाम तो नहीं बताया गया है, अब इंसान बोलिए, व्यक्ति बोलिए, आदमी बोलिए, वो इंसान रहता है जो अपने घर लौट के आता है, तब उसको सब मतलब अजनबी जैसा लगता रहता है। वो घर पे तो होता है लेकिन वो अपने घर पे होने के बाद भी उसको अजनबी जैसा फील होता रहता है कि मतलब जो ये था सब कुछ वही रहता है पहले ही जैसा, शरीफा आम का पेड़ वैसे ही दरख्त लगा रहता है, डोलता रहता है हवा में, लेकिन फिर भी उसको पहले जैसा नहीं फील होता। वो अपने ही गांव में अजनबी बन जाता है और उसका लगता है कि उसका रिश्ता बहुत कमजोर हो गया है, बहुत वीक हो गया, बिल्कुल कटी हुई साख की तरह, जो एक बार टूटकर गिर गई है और दोबारा जुड़ नहीं सकती, और उसका रिश्ते में पूरा खोखलापन आ गया है और पहले जैसा उसको फील नहीं हो रहा, पहले जैसा उसको अपना रिश्ता नहीं लग रहा है। तो वो इंसान
जब अपने घर लौट के आता है तो ये कहानी बताया, जब वो अपने गांव में रहता है, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ अच्छी जिंदगी जीता रहता है, अपने माँ अपने बाप के साथ अच्छी जिंदगी जीता रहता है। लेकिन जब उसको मतलब अपने मन में ख्याल आता है कि इतना पढ़ के इतना लिख के वो क्या करेगा, उसकी डिग्री कोई काम की नहीं है, वो अपने गांव में बस चप्पल ही तोड़ेगा या कुछ आगे भी करेगा, तो उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे भी विदेश जाके कमाना चाहिए, अपनी जिंदगी बनाना चाहिए। यहाँ तो उसकी जिंदगी एक कुएं की मेंढक के तरह बन गई है कि उतना ही दूर में ये रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ तक वो अपना वीजा भी अप्लाई कर देता है, अपना पासपोर्ट बना के उसका वीजा भी आ जाता है, और वो बहुत खुश रहता है कि अब वो बाहर की दुनिया देखेगा, खुली जिंदगी जिएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये मतलब इतना अपने ख्वाब में खो जाता है कि उस वालिद जो रहते वो बीमार रहते हैं, तो उसको भी वो छोड़ के अपने रिश्तेदारों दोस्तों को छोड़ करके वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है, और उसका वीजा आता है और वो चला जाता है एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पे जाकर के वो अपने ख्वाबों की दुनिया में घूमता रहता है एकदम, मतलब अब जाएंगे बाहर, कमाएंगे, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा और अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन ये उसका कुछ फहमी था, कुछ देर का ख्वाब था जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। तो वो जब हवाई जहाज भी आ जाता है, उसमें बैठ भी जाता है और एकदम ख्वाबों का ऐनक लगा के देखता रहता है कि दुनिया कितनी रंगीन है, सातों आसमान में एकदम खुला हवा का तैर करता है और एकदम खुला हुआ एकदम सांस लेता है, लंबी लंबी सांसें लेता है कि वाह मतलब क्या जिंदगी है। तो आसमान में एकदम घूम रहे हैं। जब एयर होस्टेस जो रहती है वो एकदम आती है और खाना का प्लेट सजाई हुई ले करके आती है, तो उसको लगता है कि मतलब क्या फीलिंग्स है कि ये हमको इतना प्यार से बात कर रही है, इतना अच्छा से खाना, और उस वो मुकला जाता है, मतलब उसको बोल भी नहीं पाता रहता है, इतना वो खुद भी क्या बोल रहा है तो इतना भी नहीं समझ में आता है उस इंसान को। जब वही एयर होस्टेस उसके बगल वाले सीट पे जो बूढ़े बैठे रहते हैं उसके साथ भी इतना ही प्यार से, इतना ही खूबसूरत अंदाज में जो बात करती है, तो उसका सपना टूटता है और वो हकीकत की दुनिया में वापस आता है कि ये मैं कहाँ खो गया, मुझे तो ये जन्नत की हूरें जैसी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे साथ ऐसा सुलूक करेगी, लेकिन नहीं, ये तो उसी टाइम ये इस दुनिया से बाहर आता है, ख्वाबों की दुनिया से। वो विदेश चला तो जाता है, कुछ साल बहुत अच्छी जिंदगी जीता है, एकदम खूबसूरत, एकदम खुली हवा का सैर करता है, अच्छा पैसा गाड़ी सब हो जाता है उसके पास, बहुत अच्छी जिंदगी हो जाती है। लेकिन उसका जो पिछला रिश्ता रहता है, उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्तों, उसके गांव का जो रिश्ता होता है वो एकदम टूट जाता है, एकदम धुंधला पड़ जाता है, बोलिए तो एकदम कटी हुई साग की तरह टूट के बिखर जाता है, एकदम गिर जाता है और वो वापस जुड़ नहीं सकता। ये इसको बाद में पता चलता है। कुछ साल जब वो कमाने लगता है और कमाने के बाद वो एकदम रंगीन ऐनक लगा के दुनिया देखता है और खुशहाल जिंदगी जीता रहता है। फिर आगे चल के उसका यही ऐनक, यही ख्वाब का जो दुनिया होता है, यही चश्मा पे एकदम मैल जमने लगता है, यानी वो बार बार उसको साफ करता है अपने ऐनक को, फिर भी उसको लगता है कि और ये गंदा होता चला जा रहा है और ये मैला होता चला जा रहा है, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं हो रहा है, काश पहले जैसा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब वो थोड़ा परेशान रहने लगता है। फिर वो अपने एक दोस्त असद से मुलाकात करता है और उससे बोलता है कि भाई यहाँ की क्या जिंदगी है, मतलब यहाँ सब हाल में जी है, मुस्तकबिल का कोई सोचता ही नहीं, माजी तो गुजर गया। और माजी हाल मुस्तकबिल हम आपको बता देते हैं, माजी बोलते हैं जो गुजर गया, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल जो आने वाला कल है। तो उसका दोस्त असद जो रहता है वो अपने जज्बात को छुपाते हुए, यानी अपनी तकलीफ को छुपाते हुए बोलता है कि यहाँ की ऐसे ही जिंदगी है, यहाँ रोबोट जैसा लोग काम करते हैं, बस इतना ही जिंदगी, मशीन जैसी जिंदगी बन गई है, वही काम, सुबह उठो और काम, और फिर रात में जब आओ फिर सुबह उठ के वही काम काम काम, ऐसे ही डेली रूटीन चलता है। ना यहाँ कोई रिश्तेदार से किसी को मुलाकात, किसी को बात, ना बीवी ना बच्चे, सबसे एकदम दूरियां आ जाती है। उसके अल्फाज में बहुत यानी तकलीफ रहता है, असद के अल्फाज में। फिर वो बताता है कि जब मैं काम करके आता हूँ तो बीवी बच्चे यहाँ सो गए हुए रहते हैं और मैं यहाँ आकर
सो जाता हो, फिर यहाँ पे किसी का जज्बात, कोई फीलिंग्स नहीं, कुछ भी नहीं, बस काम काम और काम, ऐसे ही जिंदगी यहाँ चलती रहती है। यहाँ तक किसी का तबीयत खराब हो जाए या किसी का इंतकाल हो जाए तो इंसान जी भर के रो भी नहीं सकता है। ऐसी जिंदगी है बाहर की। विदेश आजकल तो जानते ही है, इतना मतलब वॉर चल रहा है, इतना अजीब हो गया बाहर का हालात। अभी तो जाने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के घर के हमारे भाई, हमारे वालिद सब इतना अपने दिल पे पत्थर रख के जाते हैं इतना दूर कि हमारा बाल बच्चा अच्छी जिंदगी जी सके। तो हम लोगों को तो प्राउड करना चाहिए अपने वालिद, अपने भाई सबसे। ये हम लोगों के खातिर वो खून पसीना एक करके इतना दूर जाता है, अपनों से दूर होकर इतना काम करके, इतना मेहनत करके हम लोगों को वो कमा के देता है कि हम लोग अच्छी जिंदगी जी सके। फिर ऐसा उसके बाद होता है कि इसके वालिद का भी इंतकाल हो जाता है, इसको खबर भी आता है, खत भी आता है, और ये जी भर के रो भी नहीं पाता और ये फैसला करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। तो बड़ी मेहनत के बाद वो घर तो वापस आ जाता है और अपने घर पे दहलीज पर जो वो कदम रखता है तो उसकी माँ चारपाई पे एकदम लेट के उसकी धुंधली आंखों से देखती रहती है और वो अपने बेटे को तलाश करती रहती है। लेकिन यहाँ तो उसकी जिंदगी कटी हुई ताक जैसी हो जाती है और वो उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो पाता। यहाँ पूरा धुंधला हो गया रहता है, उसका गांव, उसका दोस्त सब एकदम खत्म रहता है, उसकी फीलिंग्स पूरा एकदम उतर जाती है। लगता है कि पूरा पानी पानी उसके पैर के नीचे हो गया, पैरों तले से जमीन एकदम खिसक गई हो, ऐसी जिंदगी उसको महसूस होता है। उसको लगता ही नहीं है कि जो गांव में छोड़ के गया था ये वो गांव है, जो देश में छोड़ के गया था, जो सरजमीन छोड़ के गया था, वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इतने सालों में इतनी दूरियां पैदा हो गई। इसलिए हम लोगों को अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई बहन से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। ये कहानी हम लोगों को, ये अफसाना कमर जहां का ये अफसाना हम लोगों को ये सीख देता है कि हम लोगों को हमारा रिश्ता एकदम बेहतरीन बनाना चाहिए। अपने माँ बाप, भाई बहन सबसे अच्छे सलूक करने चाहिए। अगर माँ बाप डांट भी दे तो कोई जवाब नहीं देनी चाहिए, हंस के उसको टाल देनी चाहिए और कहानी हो जाता है यहीं पर खत्म। अब हम आप लोगों को इसे कुछ इसमें आपने जो पढ़ा लिखा हुआ है वो पढ़ के समझा देते हैं ताकि जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग बुक खोल लीजिए और देखिए कि क्या है। आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में माशरे में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन मसाइल को ही कमर जहां ने अपने अफसानों का मजमुआ बनाया है। ठीक है, वही आज के जो मसला है, आज के दुनिया में जो मसला पैदा है उसी को कमर जहां अपने अफसाने का मजमुआ बनाया है। मेन जो कहानी का किरदार है यही माहौल पर है कि इतना माहौल मतलब ऐसा माहौल हो गया है कि कोई रिश्ता किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, बस अपनी जिंदगी और जिंदगी। ठीक है, चुनांचे ज़ेरे निशाब अफसाना कटी हुई साथ इसी पस मंजर से मुताल्लिक है जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खेजी ममालिक जाता है। रुपया तो खुद कमा लेता है लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कट कर जिस जिम्नी कर्बो अजियत का शिकार होता है उस कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में बदजदा अतम मौजूद है। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान की जिंदगी में रिश्ता भी मायने रखता है। पैसा कमा लेने के बाद भी अगर आप लोग के पास, हम लोगों के पास रिश्ता अच्छा नहीं है, हम लोग रिश्ते में एकदम वीक है, एकदम कमजोर है, इससे कोई फायदा नहीं है ऐसे पैसे का। हम लोगों को पैसा कमाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाना चाहिए, पैसा भी मायने रखता है, लेकिन पैसा से भी अगर ज्यादा कुछ मायने रखता है तो हमारे रिश्ते, हमारे जो माँ बाप, भाई बहन, इतना जो रिश्ता है, वाइफ हस्बैंड का, बच्चे बाप का, सबका रिश्ता अहम है और इसको हम लोगों को सबसे ऊंचा रखना चाहिए, सबसे अव्वल दर्जे पर। मौजूदा अहद के साइंसी तदफियों और उनकी इजादात ने इंसानी तहजीब को तो मुतासिर किया ही है, साथ ही इखलाकी पहलुओं को मजरूह भी किया है। इसी मौजू पर इर्तिकाज
करके अफसाना का मरकजी ख्याल पेश किया गया है, जिसमें हमादियत का गलबा हो गया है। इसी पस मंजर में ज़ेर निसाब अफसाना निगार कमर जहां ने एक ऐसे किरदार को पेश किया जो रुपया कमाने के लिए खलीफे ममालिक जाता है, रुपया भी खूब कमाता है, लेकिन वो माशरे और तहजीब से कटकर जिस ज़हनी कर्बो अज़ियत का शिकार होता है, इस कैफियत की तर्जुमानी अफसाना में अतम मौजूद है। ठीक है, पैसा तो कमा लेता है बहुत कुछ, लेकिन ज़हनी इससे वो कट के गिर जाता है, और वो जो पस मंजर का शिकार होता है, उसका दिमाग मतलब काम नहीं करता रहता कि ये क्या हो गया, मैं अपने ही गांव के लिए अजनबी हो गया, मेरे पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास रिश्ते नहीं है, मैं एकदम कटी हुई साख की तरह हो गया हूँ, एकदम पहले जैसा रिश्ता मेरा नहीं बन पा रहा है। और हम लोगों को भी इस सीख पर अमल करना चाहिए, हम लोगों को भी अपने रिश्ते अच्छे बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तकरीबन 1951 या 52 ईस्वी को हुई कमर जहां की पैदाइश। कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, है ना। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? देखिए, समस्तीपुर जिला के मरदूम खैज गांव बुजुर्ग द्वार में इनकी पैदाइश हुई। ठीक है, मरदूम खैज गांव। ठीक है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो कमर जहां का जो अफसाना है कटी हुई साख, वो हमारे निसाब में शामिल है, हमारे बुक में दिया गया है। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? भागलपुर यूनिवर्सिटी में कमर जहां उस्ताद थी। ठीक है, चलिए अब हम लोगों का पूरा डॉट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।